हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे अपरिमेय संख्याएं। पिछली कक्षा में हमने परिमेय संख्या के बारे में देखा था और परिमेय संख्या के बारे में आपने जाना था कि वह संख्या जिसे हम क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और उसका जो q अर्थात हर क्या ना हो, 0 के बराबर ना हो और p और जो q होगा यानी अंश और जो हर होगा वह सारा किस में होगा, पूर्णांक होगा। माने प्रत्येक जो पूर्णांक संख्या है, माने प्रत्येक इंटीजर है या पूर्णांक है, ये क्या होते हैं, हमारी परिमेय संख्या होती है। तो आपने परिमेय संख्या के बारे में जान लिया, हमने उनको संख्या रेखा पर दर्शाया और विभिन्न प्रकार की उनकी संक्रिया के बारे में हमने चर्चा की। आज हम देखेंगे अपरिमेय संख्याएं जिसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या है? क्या इरेशनल नंबर कोई संख्या है जैसे परिमेय संख्या एक संख्या है? तो हाँ, जैसे परिमेय संख्या एक संख्या है उसी प्रकार ये जो इरेशनल हमारा अपरिमेय भी क्या है, एक संख्या है। तो भाई परिमेय और अपरिमेय अंतर क्या हुआ? तो परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या क्या है, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या है जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। देखो अपरिमेय संख्या का अगर हम बात करें तो इसे हम क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो देखो पहले मैंने बताया परिमेय संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब देखो जो हमारा इसमें एक और गुण बताता हूं, जो हमने क्या हुआ दशमलव के बारे में पढ़ा। आपको मैंने 3 प्रकार के दशमलव बताया, शांत और अशांत आवर्ती दशमलव और एक अशांत अनावर्ती दशमलव। तो परिमेय जो संख्या होता है उसमें हमें शांत और अशांत आवर्ती मिलता है, लेकिन जो हमारा जो अपरिमेय है ये ऐसे दशमलव होंगे इसके कि न ये शांत होगा और न ही ये आवृत्ति होगा। ठीक है, या आवर्ती होगा, माने बार बार नहीं आएगा। ठीक है, तो जो हमारा अपरिमेय जो होता है यह अशांत अनावृत्ति लीजिए अनावर्ती दशमलव होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो हमने तो अपरिमेय जान लिया। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे भाई, कैसे? तो जैसे आप देखेंगे √2 जिसका मान क्या होता है 1.412 और आप आगे बढ़ेंगे तो ये आएगा 2 लिखते 4213 देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, √3 की देख ले। √3 का मान आता है 1.73205008। इधर ये आगे बढ़ते जाता है। और अगर √5 की वैल्यू देखें तो देखो √5 का मान आता है 2.2360679774। ये तो आप देखें ये हमारा क्या है, √2 है, √3 है, √5 है, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखो जब हम √2 को तोड़े तो ये देखो इसको अशांत अनावर्ती क्यों बोलते हैं, पहले इसके बारे में देखते हैं। तो अशांत अनावर्ती देखो इसकी जब हम दशमलव निकाल रहे हैं तो ये ना कभी शांत हो रहा है और ना कभी आवर्ती हो रहा है, माने कहीं से रिपीट ही नहीं हो रहा। देखो 4 के बाद 1 आ गया, फिर 4 के बाद 2 आ गया, 1 के बाद 3 आ गया, माने इसमें जो क्रम है अंकों का ये क्रम निर्धारित नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, अनावर्ती है। और उसके साथ साथ अशांत है, ये डैश लगाऊं मतलब आप और इससे अधिक जान निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कभी शांत नहीं होने वाला, एक फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगा। उसी प्रकार √3 है, √5 है। तो ये सब क्या है, हमारा अपरिमेय संख्याएं हैं। अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो अपरिमेय संख्या को बोल सकते हैं अपरिमेय वह संख्या है जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते और उसका दशमलव निकालने पर हमें अशांत अनावर्ती दशमलव प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है यह अपरिमेय संख्या कहलाती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये एक चीज और है इसमें, देखो जो हमारा परिमेय संख्या होता है उसमें क्या होता है, वह अगर वर्गमूल निकाले तो पूर्ण वर्ग होता है, मतलब वर्गमूल निकाले तो पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। जैसे मैं √2 रूट निकालें
अगर हम मान ले जाए परिमेय का एग्जाम्पल दूं, मान ले जाए मैं √4 का देखूं, तो √4 का देखूंगा तो क्या हो जाएगा 2 × 2, ये क्या निकल गया 2, ये आ गया ना भाई, 2 बार हो रहा है 2 बार बाहर निकलेगा, इसको बटा 1 लिख सकता हूँ। देखो √4 क्या है, परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 आ रहा है और जब इसको 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, मतलब ये परिमेय संख्या है। तो देखो ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा परिमेय संख्या होता है वो पूर्ण वर्ग होता है। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब वर्गमूल करने पर वो पूरा पूरा बाहर निकल जाता है। लेकिन जो हमारा अपरिमेय है ये पूर्ण वर्ग नहीं होता है, माने इसका कभी भी वर्गमूल निकाले तो ये फिक्स वैल्यू हमें प्राप्त नहीं होता है। तो आपने अपरिमेय को 3 गुणों के बारे में आपने जाना, क्या क्या बताया मैंने, p/q के रूप में और p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अशांत अनावर्ती दशमलव होता है, और तीसरा इसमें आप बोल सकते हैं पूर्ण वर्ग नहीं होते। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते मैंने बता दिया आपको, क्योंकि ये कभी भी फिक्स वैल्यू नहीं मिलता, जैसे √4 के जैसे। ये क्या है आपका, ये परिमेय संख्या है ना, √4 परिमेय संख्या है। चलिए इस परिमेय संख्या में एक चीज और आपको बता देता हूं, कंपटीशन की दृष्टि से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आप जानते होंगे पाई के बारे में आपने सुना होगा। पाई क्या है, वृत्त की परिधि है, ठीक है, उसको क्या किया है आर्यभट्ट ने पाई नाम दिया है, मैंने आपको पिछली कक्षा बताया था। देखो पाई अगर हम इसको तोड़े, ठीक है, तो पाई क्या आता है, पाई की वैल्यू 3.1416 ऐसे आते हैं, जैसे आगे बढ़ते जाते हैं। और अगर मैं इसको हम पाई को 22/7 के रूप में भी लिखते हैं 22/7। तो देखो आपको मैं बता दूं पाई ये क्या 3.151416 है। ये अगर हम वैज्ञानिक तर्क के अनुसार देखें तो अभी तक 150वें अंक तक क्या किया गया है, इसका मान निकाल के वैज्ञानिकों ने देख चुका है। लेकिन 150वें अंक के बाद भी क्या हो रहा है, ये आगे बढ़ते जा रहा है। मतलब ये कभी शांत नहीं हो रहा है और न ही कभी आवर्ती को प्राप्त हो रहे हैं। ये क्या है, हमेशा पाई के जो मान है ये हमेशा अशांत है और अनावर्ती है। तो हमारा जो पाई है ये हमारा कहलाता है अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय है पाई, जो क्या है अपरिमेय है। अब बताओ 22/7 क्या है, परिमेय हुआ क्या अपरिमेय हुआ? तो मैं आपको बता दूं 22/7 हमारा एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे पाई अगर बोले तो पाई हमारा अपरिमेय है और 22/7 हमारा परिमेय है। क्यों, देखो एक बता रहा हूं भाई, हम पाई बराबर 22/7 लिखते तो लिखते तो हैं, ये 22/7 हमारे इसका लगभग वैल्यू है। ठीक है, 22/7 अर्थात इसको परिमेय संख्या p/q के रूप में हम लिख रहे हैं ना p/q के रूप में। तो इसलिए ये क्या है, हमारा परिमेय संख्या है 22/7। और जो पाई है इसको जब हम गणना कर रहे हैं तो ये अशांत अनावर्ती आ रहा है, इसलिए ये अपरिमेय है। तो आप ध्यान रखेंगे ये दोनों इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। ठीक है, कि पाई हमारा अपरिमेय संख्या है और 22/7 हमारा परिमेय संख्या है। अब आप ये बताइए, क्या हम परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? तो हाँ, हमने देखा कि पिछली कक्षा में हम कोई भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो आप मेरे को ये बताइए, क्या हम अपरिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? बताइए, सोचिए थोड़ा सा। क्या हम अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर को लाइन नंबर में संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं क्या? बताइए। तो इसका आंसर होगा हाँ, हम अपरिमेय संख्या माने इरेशनल नंबर को हम लाइन नंबर पे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जिस प्रकार हम परिमेय संख्या को या पूर्णांक हो या पूर्ण संख्या हो या प्राकृत संख्या हो, इन सबको हमने क्या किया, संख्या रेखा पर दर्शाया और दर्शाते हैं। उसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अपरिमेय जो संख्या होता है इसको भी हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। इनके लिए भी क्या होता है, एक स्थान फिक्स होता है। ठीक है, तो चलिए हम √2, ठीक है, इसको देखते हैं। ये √2 को और √3 को देखते हैं कि कैसे हम इन दोनों का संख्या रेखा पर स्थान निर्धारित करते हैं, किस तरह इन दोनों को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं।
ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले रूट 2 को देखते हैं। हमारा प्रश्न है संख्या रेखा पर रूट 2 का स्थान निर्धारित कीजिए। रूट 2 कौन सी संख्या है? रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम देखेंगे कि कैसे अपरिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो देखिए, इसको संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सर्वप्रथम आप एक लाइन नंबर ले लीजिए। ठीक है, आप देखते जाइएगा मैं कैसे बना रहा हूं। इसी तरह आप अन्य अपरिमेय जो संख्या है उसको भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा लाइन नंबर हो गया। आप जानते हैं हम केंद्र पर ओ लेते हैं और राइट साइड एक निश्चित दूरी पर 1 धनात्मक संख्या 2 3 4 5 इधर जाएगा 6 1 2 2 3 4 इधर हमारा ऋणात्मक संख्या रहता है और ये आगे भी बढ़ता है। ठीक है, इधर हमारा धनात्मक संख्या रहता है। ठीक है, अब देखो हमें अगर रूट जो हमारा 2 है इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है तो हमें समकोण त्रिभुज पर विचार करना होगा। आप पहले समकोण त्रिभुज को समझिए। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ये एक समकोण त्रिभुज है ये। ठीक है, समकोण त्रिभुज इसमें क्या होता है, क्या जानते हैं? एक कोण क्या होता है? 90 अंश होता है। यह कहलाता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जहां 90 अंश बनता है उसके सामने वाले को हम बोलते हैं कर्ण, सामने वाले भुजा को, और नीचे वाले भुजा को हम बोलते हैं आधार, और इस वाले भुजा को हम बोलते हैं लंब। आप चाहें तो इसको नाम भी दे सकते हैं A B C। अब इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। देखो, समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगता है जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, या इसी को हम बोलते हैं बौद्धायन प्रमेय। ये आपने यूनिट 1 में पढ़ा है, बौद्धायन प्रमेय। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था जब मैथमेटिक्स का इतिहास पढ़ा रहा था आपको। तो देखो, और इसके बारे में अच्छे से आप क्लास 10 में पढ़ेंगे तो आप जानिए पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आता है। अर्थात आप इसको लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग, ऐसा कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा कौन कौन सा है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप समझे, थोड़ा सा देखो, अगर मुझे क्या करना है, कर्ण को, ठीक है, कर्ण जो है हमारा, इसको हमें क्या करना है? √2 बनाना है। क्या बनाना है? √2। मैं इसको अलग, इसको मुझे लिखना है √2 बनाना है। ठीक है, अब आपको मैंने एक फार्मूला बता दिया ये कि कर्ण का वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, माने लंब का वर्ग प्लस आधार का। आप सोचिए अब कि कर्ण को मुझे √2 बनाना है, मतलब वर्गमूल 2 करना है। मतलब कर्ण की जगह अगर मैं क्या कर दूं, वर्गमूल 2 रख दूं। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको आगे और सॉल्व करूं तो ये हमारा आ जाएगा 2। आप जानते हैं √2 को 2 बार गुणा होता है तो वर्गमूल हट जाता है या रूट हट जाता है, बच जाता है 2। अब देखो 2 बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ एक और यहाँ एक जोड़ना होगा, तब तो 2 में एक जोड़ूंगा तब तो आएगा ना। अब देखो अगर मैं इसको यहाँ रखूं तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऊपर से समझे, अगर लंब को 1 ले ले और आधार को भी 1 ले ले, अगर उसका स्क्वायर कर दे उसका भी स्क्वायर कर दे। ठीक है, और अगर हमको कर्ण को √2 चाहिए, यानी लंब को 1 लेना होगा, आधार को 1 लेना होगा, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा हमारा 1 1 2, माने दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी अगर हम क्या करें, लंब को 1 ले ले और आधार को भी क्या कर ले, हम 1 ले ले, तो हमारा ऑटोमेटिक कर्ण क्या हो जाएगा, √2 मिल जाएगा। ये आप जाना। अब देखो मैं इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन सारी चीजों का उपयोग इसमें होना है आपका। अब ये आपको बड़ी अच्छी समझ में आएगा। देखो हमें अगर √2 का स्थान क्या करना है, अगर हमें √2 का स्थान अगर संख्या रेखा पर लाइन नंबर पर निर्धारित करना है, ठीक है ना, ये संख्या रेखा है जो डायग्राम बना हो, इस पर दर्शाना है तो हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब देखो इससे हमें पता चल गया कि लंब को 1 लेना है, आधार को हमें क्या लेना है, 1 लेना है। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, इसमें देखिए अगर मैं इसमें क्या करूं, एक समकोण त्रिभुज बनाऊं, तो ये आधार है, तो हमें नीचे वाला आधार है, तो आधार को हमें क्या करना है,
1 लेना है तो आधार को क्या करो 1 ले जाओ, तो 1 मतलब 1 सेंटीमीटर, आधार को आप 1 सेंटीमीटर लेंगे, ये मैंने खींच लिया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या करेंगे, और क्या करना है, लंब को भी हमें क्या करना है 1 सेंटीमीटर लेना है। तो आप यहां पर क्या करिए, इसको नाम दे दीजिए बिंदु ए। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमने क्या किया, ओ से ए 1 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। ठीक है, अब देखो, अब यहां से क्या करिए आप, मेरे पास क्योंकि स्केल नहीं है, आपके पास स्केल होगा, आप स्केल से नाप के इस पे बराबर क्या करेंगे, एक, मैं लगभग बता दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आप स्केल से करेंगे। ठीक है, लगभग क्या करेंगे, ये यहां पर ए से क्या करेंगे, ए बी, बी ए बोल सकते हैं, बी ए क्या कर देंगे आप, ए पर लंब डाल देंगे, बी ए, पास में मैं लिखता हूं बी ए, बी ए क्या, बी ए लंब डाला किस पर, ओ ए पर। ठीक है, बिंदु बी से क्या कर देंगे आप, 1 सेंटीमीटर का लंब डाल देंगे, ये 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, ओ से ए को मिला दिया, अब क्या करना है 1 सेंटीमीटर दूरी पर, फिर हमने क्या किया, बी से ए लंब डाला किस पर, ओ ए पर डाल दिया। अब देखो ये भी 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, ये भी 1 सेंटीमीटर, माने हमने आधार ए ले लिया और लंब ए ले लिया। अब हमें क्या करना है, ओ से बी को स्केल की सहायता से मिला देना है, ये। ठीक है, ये मैंने क्या कर लिया, ये जो है बी को क्या कर दिया, मिला दिया। अब आप देखें तो हम देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, √2 वैल्यू मिल गई है भाई, ये 1 है, ये 1 है, तो ये स्वाभाविक सी बात है √2 होगा। क्यों होगा √2, क्योंकि आधार और लंब का योग वर्ग कर तो जोड़ दे तो कर्ण के बराबर आता है, तो कर्ण √2 तक हमने कैसा जान लिया, ये जो समकोण त्रिभुज की सहायता से जान लिया हमने, पाइथागोरस और बौद्धायन प्रमेय से। यानी यहां से केंद्र ओ से बी तक की दूरी कितनी हो गई, √2 हो गई, √2 हो गई, वर्गमूल 2 हो गया, ये आपको पता चल गया। अब देखो, अब आप एक और जानते हैं त्रिभुज के बारे में कि क्या करें। देखो आपको एक और गुण बताता हूं, मान लीजिए एक त्रिभुज है। ठीक है, तो आप पढ़े नहीं है, क्लास 10 में पढ़ेंगे, मैं बता देता हूं। कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के एक केंद्र होता है, ठीक है, और इस त्रिभुज में असंख्य त्रिज्याएं पाई जाती है। ठीक है, असंख्य त्रिज्याएं और असंख्य व्यास पाई जाती है, आप जितना गिन सकते हो। और बता दूं, जितनी भी त्रिज्याएं होगी वृत्त में, वे समस्त त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती है। माने वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है, ये अगर 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। माने वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ये हमने जान लिया। यानी अब देखो, मतलब अगर मैं क्या करूं, ओ और बी को क्या करूं, मैं केंद्र, सॉरी ओ को केंद्र मान लूं और ओबी को मैं क्या कर लूं, त्रिज्या मान लूं, और यहां से अगर मैं क्या करूं, इस पर चाप काटूं। ठीक है, ये देखो, ये अगर मैं चाप काटूं ऐसा, यानी एक वृत्त बनाऊं, ठीक है, चाप काटूं, तो ये क्या होगा, यहां पर मिलेगा, ये, जिसको मैं नाम दे देता हूं P। अब देखो, अगर मैं इसको और आगे बढ़ाते जाऊं, बढ़ाते जाऊं, बढ़ाते जाऊं, बढ़ाते जाऊं, तो एक वृत्त की रचना होगी, वृत्त की रचना होगी, मतलब ये ए से बी भी क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या है। उसी प्रकार ओ से बी क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या होगा, तो ओ से पी भी क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या होगा। क्यों, क्योंकि भाई ये वृत्त की परिधि को टच कर रहा है ना, और आगे बढ़ाते जाऊं, और आगे बढ़ाते, तो ये इधर भी टच करेगा, यहां तक जाएगा। तो केंद्र से मैं परिधि को जहां पर भी मिला, जैसे मैंने आपको वृत्त में बताया ना कि त्रिज्याएं, मतलब केंद्र ओ से अब परिधि को स्पर्श करने वाली जितनी भी रेखाएं होती है, ठीक है, माने केंद्र ओ से परिधि को स्पर्श करने वाली रेखाखंड क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। तो क्या होगी, ओ से पी भी त्रिज्या हो गया और ओ से बी भी त्रिज्या हो गया। यानी ओ से पी के बीच की दूरी, ओ से पी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ओ से पी के बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी, हमारा √2 हो जाएगा। ये और ये वैल्यू क्या मिलेगा, हमें √2 मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ओ से बी भी वृत्त की त्रिज्या है, और ओ से बी, सॉरी, ओ से पी भी वृत्त की त्रिज्या है, और ओ से बी भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या। यानी ये भी √2 होगा और ये भी √2 होगा। अर्थात संख्या रेखा पर √2 का स्थान क्या होगा, ये जहां पर P स्थित है यहीं पर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा अपरिमेय संख्या है उसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अब देखो, इसके लिए हमें क्या होता है, रचना। अब हमने रचना की,
क्योंकि ये ज्यामिति के अंतर्गत आता है, तो इसके नीचे आप लिखेंगे रचना के पद। ठीक है, रचना के पद। चूंकि मैं लिखने के समय मेरे को टाइम लगेगा, मैं बोल दे रहा हूं, आप अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे। रचना के पद, देखो रचना के पद में कुछ नहीं करना है, हमने जो कार्य किया उस कार्य को लिखना है। ये आप ध्यान रखें, ये जो मैंने लिखा है यहां से यहां, ये आपका रफ कार्य है, इसको आपने एग्जाम में बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आता है प्रश्न तो आप इतने को छोड़ देंगे। ठीक है, इतने को आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप इतना लिखेंगे और उसके बाद इतना बनाएंगे, उसके बाद आप नीचे लिखेंगे रचना के पद। अब देखो रचना के पद में क्या लिखना है, आप लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, लिखेंगे सर्वप्रथम हमने एक संख्या रेखा बनाया। ठीक है, संख्या रेखा बनाकर हमने जो हमारा शून्य बिंदु है उसको हमने क्या किया, केंद्र ओ माना, यहां पर आप ओ लिख देंगे। ठीक है, केंद्र ओ माना और ओ से 1 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु ए लिया, जिसको जहां ओ ए बराबर, ठीक है, केंद्र ओ से हमने एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, जहां क्या है 1 इकाई, ओ ए बराबर क्या है 1 इकाई। ठीक है, तथा बिंदु ए से बी ए लंब डाला ए बी। ठीक है, बिंदु ए पर लंब डाला बी ए। ठीक है, जहां ए बी बराबर क्या लिख देना 1 इकाई। ठीक है, फिर बिंदु ओ को बी से मिलाया और ओ बी को त्रिज्या मानकर एक चाप काटा। ठीक है, संख्या रेखा पर कटान बिंदु को पी नाम दिया, तो अतः ओ बी बराबर ओ पी इक्वल √2। ठीक है, अतः बिंदु P पर √2 स्थापित होगा, अतः OP बराबर √2 इकाई। ऐसा आप लिखेंगे, मैंने जैसे बोला उसको आप और अपनी सेंटेंस में जमाकर इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, √2 को दर्शा सकते हैं। अब चलिए √3 को देखते हैं, संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। तो देखो √3 के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें √2 तक ही कार्य करना होगा और इसमें थोड़ा सा आगे और बढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं देखते हैं √3 को। अब हमारा प्रश्न है संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारित करना। ठीक है, अब हमें √3 का स्थान बताना है कि संख्या रेखा पर √3 कहां पर स्थित होगा। तो सर्वप्रथम आपका क्या कर लीजिए, एक संख्या रेखा बना लीजिए। ये एक हमने क्या किया, संख्या रेखा ले लिया, ये ओ सॉरी या शून्य बोल सकते हैं, निश्चित दूरी पर 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 इधर धनात्मक संख्या, इधर ऋणात्मक, -1 -2 -3 और ये हो गया आपका -4। ठीक है, अब देखो आपने जैसे √2 को देखा उसी प्रकार √2 को भी चेक करना है, ये आपके समझने के लिए है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले एक समकोण त्रिभुज बना लें, ये। ठीक है, यहां पर ये 90 अंश होगा। ठीक है, तो कर्ण यहां पर आप लिखे तो लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर ये लंब लिखते हैं, लंब का वर्ग, मैं ला लिख दिया मतलब लंब। ठीक है, आ लिख देता हूं आधार का वर्ग। ठीक है, तो देखो हमें कर्ण के वर्ग को क्या लाना है, √3 लाना है। तो आप √3 जब √3 रखेंगे कर्ण की जगह, मतलब इसको हमको क्या प्राप्त करना है, √3 प्राप्त करना है, ये। ठीक है, आप नाम देंगे तो इसको नाम दे सकते हैं A B C। ठीक है, तो कर्ण हमें √3 लाना है। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, यानी ये 3 कैसे आएगा, इधर 2 + 1 करेंगे तब 3 आएगा। ठीक है, 2 + 1 करेंगे तब 3 आएगा, या 1 + 2 करेंगे तब 3 आएगा। ठीक है, तो देखो या तो आप लंब को 2 करिए या तो आधार को, तो हमें आधार को सॉल्व जाएगा। ठीक है, तो मैं आधार को कर रहा हूं। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे, देखो आप थोड़ी सी मैं इसको उल्टा इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आप समझे। ठीक है, आप सीधी तरीके से समझे। अगर कर्ण को √3 लाना है तो हम देखो √3 की वैल्यू तक हम दर्शाना सीख लें तो √2 आसानी से दर्शा सकते हैं इसमें, अभी जैसे हमने दर्शाया, और एक 1 और आगे कर दें, +1 कर दें
मान लम को 1 और आगे कर ले वहीं पर, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 + 2 आ जाएगा। तो अब चलिए इसी प्रकार इसको आप समझ लिए, इसी के थ्रू हम इसमें दर्शाते हैं। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, √2 को दर्शाएंगे, ये पहले दर्शाना है आपको इस संख्या रेखा ये। तो √2 दर्शाने क्या करेंगे, ये केंद्र O माना संख्या रेखा पर हमने, इससे क्या किया, एक बिंदु मतलब 1 सेंटीमीटर पर एक बिंदु A लिया, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ अंदर से क्योंकि यही बनेगा, तो फिर ठीक है A लिया। फिर हमने बिंदु A पर BA एक लंब डाला, B से A क्या, ये B यहाँ लिखता हूँ, B से A एक लंब डाला जिसकी क्या है 1 इकाई का, और O को केंद्र और को OB से मिलाया, ठीक है, OB को मिला दिया। और आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि जिस पर ये क्या हो गया हमारा √2 हो गया, और OB को त्रिज्या मानते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ एक लंब डालेंगे, ये इस प्रकार क्या होगा, एक लंब डालेगा ये ऐसा, ठीक है, जिसको हम नाम देंगे P। तो इस प्रकार क्या हो गया, जो हमारा ये O से ये P के बीच की दूरी हमारा मिल गया √2, ठीक है। तो हमने देखो √2 आधार में हमने क्या कर लिया, O से P तक अब √2 देख लिया। अब देखो अब हमें एक और आगे बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, लंब में 1 और करेंगे, तो +1 और कर देते हैं। तो यहां पर आप बोल सकते हैं पुनः हमने बिंदु P से PQ, यहां आप P नाम दे दीजिए, P तो दिया है जी, QP लंब डाला OP पर, ठीक है, QP लंब डाला बिंदु P पर, PQ लंब डाला, ये भी लिख सकते हैं, बिंदु P पर QP क्या किया हमने लंब डाला। अब देखो इस केंद्र O को Q से मिला दो आप Q से, तो जब Q से मिलाएंगे तो ये हमारा क्या मिल गया, √3 मिल गया। ये माने O से ये Q तक की दूरी कितनी हो गई, √3 हो गया, हुआ ना √3। अब √3 हो गया, तो अब क्या करें आप, यहां से फिर प्रकार रख, यहां से फिर एक चाप काटे। मेरे पास चूंकि व्यवस्था नहीं है तो मैं ऐसी बना रहा हूं, आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, तो आप बिल्कुल प्रकार और स्केल की ही सहायता से आप इसको बनाएंगे, ठीक है। आपको मेरे जैसे काम नहीं करना है, ये मैं टेम्पररी आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। तो क्या करेंगे, इस तरह यहाँ पर एक चाप कटेगा, और जो यहाँ पर चाप कटेगा इसको आप नाम देंगे PQ, आप नाम दे दीजिए R, ये R, ठीक है। तो आप देख रहे हैं O से ये Q तक की बीच की दूरी कितना है, √3 है, और इसका चाप काट रहे हैं, माने ये इसकी त्रिज्या हो गई, OQ को त्रिज्या है, तो O से R भी क्या होगा, त्रिज्या होगा। यानी हमारा ये O से R क्या होगा, O से R की बीच की दूरी हमारा हो जाएगा, और R के बीच की दूरी क्या मिल जाएगा, √3 मिल गया, ठीक है। तो √3 हो गया। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, O से R हमारा मिल गया √3, तो हम देख रहे थे √3। तो अब हमने यहां से O से R तक ले लिया √3। तो अब इस पर हम देखो √3 मिल गया, तो अब हमें क्या करना है, रचना के पद लिखना है, ठीक है। तो आपने यहां तक तो समझ लिया, आप देखते हैं रचना के पद। तो रचना के पद में हम क्या लिखेंगे, पहले तो √2 का वर्णन करेंगे, उसके बाद हम √3 का वर्णन करेंगे। तो √2 को वर्णन करने के लिए पहले आप लिखेंगे, हमने एक संख्या रेखा लिया, क्योंकि यहाँ पर आपको नाम भी लिखना पड़ेगा कि हमने बनाया क्या है, मैं लिखना बोलूँ संख्या रेखा। तो लिखेंगे सर्वप्रथम हमने स्केल की सहायता से एक संख्या रेखा बनाया, और एक बिंदु O लिया, बिंदु O से हमने एक रेखाखंड खींचा OA, जहां OA बराबर 1 इकाई, ठीक है। फिर आप लिखेंगे O को केंद्र मानकर BA लंब डाला, जहां BA इक्वल 1 इकाई, ठीक, ये हो गया, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, O को B से मिलाया और
OB को केंद्र मानकर एक चाप काटा जो संख्या रेखा पर बिंदु P पर काटती है। ठीक है, अतः OB बराबर OP 1 इकाई, ठीक है, 1 इकाई होगा। तो इस प्रकार, अब पूर्ण विराम लगा, रुक जाएंगे, मैं बता रहा हूं। इस प्रकार आपने क्या किया, √3 का रचना लिख लिया। अब थोड़ी सी इस पर क्या करना है, √3 के लिखना। तो √3 के आपने लिखेंगे, पुनः हमने बिंदु O को केंद्र मानकर QP लंब डाला, जहां QP 1 इकाई, ठीक है, 1 इकाई होगा। उसके बाद लिखेंगे आप बिंदु O को केंद्र मानकर OQ से मिलाया तथा OQ को त्रिज्या मानकर पुनः एक चाप काटा और कटान बिंदु को R नाम दिया, जहां OQ, ठीक है, O से Q बराबर OR इक्वल √3, ठीक है, क्योंकि O से Q क्या है, √3 है, तो O से R क्या हुआ, √3 इकाई प्राप्त हुआ। इस प्रकार बिंदु R पर √3 स्थापित होगा। इस प्रकार संख्या रेखा पर बिंदु R पर √3 स्थापित होगा। ठीक है, मैंने यहां पर मिस्टेक किया, ये √2 है ना, ये। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, रचना के पद लिख सकते हैं। ठीक, ओके। अब देखो, अब हमने क्या किया, अपरिमेय संख्या को क्या किया, संख्या रेखा पर दर्शाना सीख लिया। अब इसके पश्चात आगे हम जब प्रश्नावली पे जाएंगे तो हमें कुछ इंपॉर्टेंस फार्मूलों की आवश्यकता होगी। कुछ इंपॉर्टेंस फार्मूला देख लेते हैं, यहां तक आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक फार्मूला के बारे में चर्चा करें। फार्मूला देखने से पहले हम परिमेय और अपरिमेय संख्या के कुछ गुण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप नोट करके अपने लिख लेंगे। देखो, आपके बुक में लिखा, मैं पढ़ देता हूँ और समझा देता हूँ। परिमेय संख्याओं के योग व गुणा सदैव परिमेय संख्या होता है। मान लीजिए परिमेय संख्या है, ठीक है, मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख रहा हूँ परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या का अगर हम क्या करें, योग करें, और अगर कभी भी हम गुणा करें तो हमेशा हमें क्या प्राप्त होता है, परिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, परिमेय संख्या प्राप्त होगा। जैसे आप देखेंगे, देख सकते हैं एग्जांपल तौर पर। ठीक, मान लो √3 प्लस हम ले लिए 3/4, तो इसका जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 12 आ जाएगा। जब जोड़ेंगे तो ये जोड़ दिए, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 प्लस 4 3 9, तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 1 17 और ये 17/12। तो देखो 17, ये 2/3 भी एक परिमेय है, 3/4 भी एक परिमेय है, तो 17/3 भी क्या हुआ, एक परिमेय आएगा। अगर हम गुणा के लिए देखें, 2/3 को ही ले लें और 3/4, तो क्या आ जाएगा, 2 3 6 और नीचे आ जाएगा 12। तो देखो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या कभी भी जोड़ करें या गुणा करें तो हमेशा हम क्या प्राप्त होता है, परिमेय संख्या प्राप्त होता है। और दूसरा देखते हैं, दूसरा गुण है, आप इसको याद रखेंगे, अपरिमेय संख्याओं का योग गुणा व भाग हमेशा अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखते हैं अपरिमेय। अपरिमेय जो संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या का अगर हम क्या कर दें, योग कर दें और गुणा कर दें और भाग कर दें तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे देखो, मान ले जाए आप √2 ले लें और इसमें √3 कर दें, तो आप ये क्या होगा, √2 √3 ही आएगा। ठीक है, ये तो योग है, इसको योग करेंगे तो बस इतना ही होगा, कुछ नहीं होगा, इसको आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये देखो √2 और √3 भी क्या है, अपरिमेय है, तो ये √2 और √3 दोनों अपरिमेय है, तो ये जब ऐसे ही रहेगा तो अपरिमेय ही बोलेंगे इसको। ठीक है, अब गुणा के लिए देखते हैं, मान लो √2 इंटू क्या कर दे, √3 कर दे, तो इसको आप क्या करेंगे, खूब से खूब ऐसा लिख सकते हैं 2 × 6, जो आगे जाकर क्या हो जाएगा, √6। अब √6 को आप तोड़ नहीं सकते, यानी ये भी क्या हुआ, अपरिमेय हुआ। अब तीसरा देखें,
बोल रहा है भाग के लिए, तो मान लीजिए √2 में क्या कर दें, √3 को विभाजित कर दें, तो देखो आप इससे आगे सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो √2 और √3 क्या हुआ, ये भी क्या हो गया हमारा अपरिमेय संख्या है। यानी हम बोल सकते हैं अपरिमेय संख्या का अगर जोड़ करें, गुणा करें या भाग करें तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तीसरा गुण के बारे में चलिए चर्चा करते हैं। तीसरा आपका गुण क्या बोलता है, देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का बीच अगर योग करें, अंतर करें, गुणा करें या भाग करें सदा अपरिमेय आता है। ठीक है, मान ले जाए एक क्या है परिमेय, परिमेय व अपरिमेय। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्या की जगह संक्रिया लगा, मैं 60 में लिख रहा हूं। ठीक है, क्या क्या संक्रिया लगा दें, धन करें, ऋण करें, गुणा करें या भाग करें, हमेशा हमको अपरिमेय संख्या ही मिलता है। ठीक, अपरिमेय संख्या मिलेगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल तौर पर। देखो एक परिमेय लेते हैं, तो आप जान रहे हैं 4 क्या है हमारा, परिमेय है, ठीक है ना, और √2 क्या है हमारा अपरिमेय है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 + √2 जाएगा, आगे नहीं कर सकते, तो ये हमारा अपरिमेय हुआ। ठीक है, आगे सॉल्व ही नहीं कर सकते ना, माने बटा के रूप में, इसको तो बटा 1 लिख सकते हैं लेकिन इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि वो जब इसको आगे जब √2 को तोड़ेंगे तो 1.4142 ऐसा आएगा, तो कहां से। ठीक है, तो ये क्या है हमारा अपरिमेय हुआ। अब देखो बोल रहा है माइनस, तो ये तो माइनस कर देंगे, तो ये भी हमारा, इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा अपरिमेय हुआ। अगर गुणा के रूप में देखें, देखो तो 4 × √2, तो इसको हम लिखेंगे 4√2, आगे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आप इसका मान रखें तो इसका भी मान क्या होगा, जैसे ये अशांत अनावर्ती आता है ये भी अशांत अनावर्ती आएगा। ठीक है, अब देखो भाग के लिए अगर देखें तो 4 भागे अगर √2 कर दें तो आप आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो, ये अगर आप परिमेयीकरण कर सकते हैं ऐसे, इसको सॉल्व आगे बताऊंगा परिमेयीकरण क्या चीज होता है, आगे आएगा। तो इसको आप 4√2 लिख देंगे, ये खूब से 2 आ जाता है। ठीक है, जब इंटू होकर कट जाएगा, 2 1 कम 2 दूनी मान 2 दूनी 4, तो ये हो गया 2√2। तो 2√2 भी क्या है आपका एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमें यह पता चलता है कि परिमेय व अपरिमेय के बीच अगर हम संक्रिया लगाएं, 4 प्रकार की जो होती है, धन हो गया, ऋण हो गया, गुणा हो गया, घटाव हो गया, तो हमेशा क्या होता है अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो इस प्रकार क्या है परिमेय और अपरिमेय के 3 गुण है। ये कॉम्पिटिटिव की दृष्टि से बहुत आईएमपी है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसमें कुछ बेसिक फार्मूला देखते हैं और देखेंगे कि हर का परिमेयीकरण जो बोला ना वो कैसे करते हैं। 2 टॉपिक और इसमें पढ़ेंगे। हम देखेंगे परिमेय व अपरिमेय, ठीक है, सबके लागू हुआ ना, संख्याओं के बीच संक्रिया। ठीक, इसे बस हम फार्मूला देखेंगे, माने ए और बी के रूप में मानकर रखेंगे। ठीक है ना, हम वहां पर क्लियर नहीं होगा कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है, ए और बी के बीच में मानेंगे, आप उसमें जब वैल्यू रखेंगे तब आपको क्लियर होगा कि परिमेय है कि अपरिमेय है। लेकिन उनके बीच कैसे संक्रिया होगा हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मानना पड़ेगा पहले हमें, मानना ए और बी क्या है, ए व बी धनात्मक वास्तविक संख्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या है। ठीक है, आप मान लीजिए कि ए व बी क्या है, वास्तविक धनात्मक संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम संक्रिया। देखो पहला ए और बी अगर धनात्मक वास्तविक संख्या है तो a√b दिया है, ठीक है, और प्लस है c√b है। कभी भी देखो a√b है और c√b है, तो ये क्या होगा a + c√b हो जाएगा। अर्थात √b को हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ बाहर निकालेंगे, और जो हमारा जो ये आगे में जो गुणा हुआ है, देखो आप याद रखेंगे जो ऋण वाला होता है इसमें 3 पार्ट होते हैं ना, ये अंदर कोई संक्रिया अलग होता है, यहाँ पर b एक अलग है, और यहाँ पर जो रहता है c, इसको हम बोलते हैं घात। ठीक है, ये आपका आधार कहलाता है, यहाँ पर जो है आधार, इसको हम आधार बोलते हैं। ये आपको ऊपर में जो रहता है ये घात वाला है, और यहाँ पर जो रहता है ये वैल्यू है, कोई भी संख्या रहता है, ठीक है, या मान है। तो इसमें 3 चीज होता है ना, ये नीचे जो लिखते हैं ये गुणा रहता है इससे, यहाँ पर जो लिखा रहता है c माना जाए घात रहता है, और अंदर b जो रहता है वो वैल्यू है, कोई भी संख्या है।
तो a रूट b है और प्लस c रूट b है, तो इसमें हम क्या करेंगे, b को बाहर निकाल देंगे और अंदर में a प्लस c कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा रूट b। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं घटाव के लिए, तो मान लीजिए a रूट b है, इसी को लेता हूं, और माइनस c रूट b है, तब ये क्या हो जाता है, वही काम। देखो अगर b को मैं बाहर निकाल दूं तो ये रूट b बाहर निकल गया, ये a हो गया और इसमें क्या हो गया, ऋण c बच गया, तो a में ऋण c हो जाएगा और रूट b आ जाएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं गुणा के लिए। ठीक है, गुणा के लिए है, मान लीजिए रूट a है और आपका इंटू या डॉट ऐसे भी लिखते हैं ना, दो प्रकार भी लिखते हैं, ऐसा भी लिखते हैं या इसी को ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, ये बता दे रहा हूं, ये ऐसा भी बोल सकते हैं, ये दोनों सेम चीज है, गुणा। ठीक है, तो ये हो जाता है, बस कुछ नहीं, आप इसको अंदर ले जाके दोनों को एक दूसरे के साथ गुणा कर सकते हैं, बस ये। अगर रूट ए है और रूट बी है तो अंदर ले जाके दोनों को एक साथ गुणा कर सकते हैं, ये आपका एक हुआ। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा, भाग के लिए देखते हैं। ठीक है, तीसरा होगा रूट ए है और रूट बी है। ठीक, तो इसको आगे आप पूरे का रूट लिख सकते हैं, नीचे में a बटा b कर सकते हैं, बस जैसे इसमें किए गुणा में वैसे भाग में भी कर सकते हैं। ये चौथा हो गया। अब पांचवा देखते हैं, आपका पांचवा रहेगा, मान ले जाए रूट a प्लस आपको दिया रूट b। ठीक है, और यहां पर दिया है मान लीजिए रूट c प्लस आपको दिया है रूट d। आप याद रखेंगे, ये आप यहां पर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, c व d भी क्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या है ना, यहाँ पर धनात्मक वास्तविक संख्या, वह मतलब वास्तविक। ठीक है, धनात्मक वास्तविक संख्या है, यहाँ पर भी ए बी को तो मैंने बता दिया लेकिन सी डी को नहीं बताया था, तो धनात्मक वास्तविक संख्या। अब देखो जब इसका होगा तब ये क्या हो जाएगा, देखो इसमें इसके साथ ये गुणा होगा, तो गुणा होगा तो हम उसको इस पूर्व पर क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं अंदर में, तो ये ए सी हो जाएगा, बस कुछ नहीं है, गुणा होगा, प्लस ये रूट ए का गुणा जब डी के साथ होगा तो रूट ए डी हो जाएगा। फिर देखो ये प्लस ये भी प्लस, तो ये हो जाएगा रूट बी सी हो जाएगा, और इसका गुणा जब इसके साथ होगा तो प्लस रूट हो जाएगा मतलब बी डी। ये बस कुछ नहीं है, इसमें सेम जैसा रहता है वैसे। अब देखते हैं छठवा। छठवा है आपका, इसमें मान रूट ए है, ठीक है, और प्लस लगा है और रूट बी है। ठीक, और इधर आपका इंटू है रूट ए और माइनस रूट बी, ये तब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा रूट ए का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का हो जाएगा ये होल स्क्वायर, तो ये इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लो आपको ये संख्या मिल गया रूट ए प्लस रूट बी मिल गया और रूट ए माइनस रूट बी मिल गया, माने यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू, यहाँ की वैल्यू, यहाँ की वैल्यू सेम है, लेकिन चिन्ह में परिवर्तन है, तो आप डायरेक्ट उसका सॉरी ये स्क्वायर नहीं होगा, ये होगा, गलती से मैंने लिखी, ये ए माइनस बी होगा डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये रूट लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे तो रूट ऑटोमेटिक हट जाएगा, रूट आपका रूट हट गया तो ये हो गया। अब एक चीज इसी में देख लेते हैं, मान लीजिए एक में लगा और एक में ना लगा, तो सातवां आपका देखेंगे, ये सातवां है आपका ए प्लस मान लीजिए रूट बी है, ठीक है, और ए माइनस अगर रूट बी है, ठीक, ये ऐसा है, तब ये क्या होगा, देखो यहां पर भी ए सेम है तो ये क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक, ये ऑटोमेटिक बीच होगा, बस बी रूट हटेगा तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। तो इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, आप एक फार्मूला जानते हैं, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, और नहीं जानते तो जान लीजिए कि ये एक बेसिक फार्मूला है कि ए माइनस बी, यानी यहाँ पर की संख्या बराबर हो और यहाँ पर की संख्या बराबर, चिन्ह परिवर्तन हो, तब हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी ये फार्मूला से रिलेटेड ये बना हुआ है, उसने क्या किया, रूट लिख दिया और उसी पर उसको संख्या को रख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्या है, कुछ बेसिक फार्मूला है, आप इसको याद रखेंगे। इसी प्रकार हमारी जो परिमेय और अपरिमेय है उन सबका इसी के आधार पर गुणा होगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए। अब देखते हैं हर का परिमेयीकरण कैसे करते हैं।
अब हम देखेंगे हर का रेशनलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं परिमेयीकरण। देखो परिमेयीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले इस पर विचार करते हैं, थोड़ा सा आप सोचेंगे। मान लीजिए अगर आपको √2 की वैल्यू पूछे, पहले में आप सोचते हैं ये परिमेयीकरण होता क्या है। इसको जानने से पहले हम ये देखते हैं कि भाई क्यों आया परिमेयीकरण, क्यों हमको आवश्यकता है। बिना परिमेयीकरण क्या हम नहीं हल कर सकते, तो इस पर विचार करें। देखो अगर मैं आपको √2 दे दूं तो आप फट से बता सकते हैं कि भैया इसका मान आएगा 14142 और डेजियस इधर जो भी आएगा, कम से कम आप तो इतना तो बता सकते हैं कि हाँ इतना तक आएगा करके, 3 मान तक लगभग आएगा करके, ठीक है। तो आपने तो √2 को बता दिया, आप बहुत होशियार, ठीक है। अब चलो मैं एक और लिखता हूं, मैंने लिख दिया 1/√2। आप इसका मान बताओ क्या आएगा, बता सकता है कोई क्या आएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि इसको हम आगे अगर हम वो ऐसे करें तो ये तो ऐसा होगा। बता सकते हैं, कोई नहीं बता सकता वाली बात नहीं है, लेकिन आपको सॉल्व करने में क्या होगा, परेशानी होगा। अब 1/1.4142 इधर ये कहां तक जा रहा है हमको खुद नहीं पता, तो आप कैसे इसको और बटा ग्रुप में इसको निकाल सकते हैं, हल कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। हमारे पास ये समस्या आ गई, तो क्या करते हैं, इस समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो 1/√2 है, ठीक है, तो इसमें क्या कर दे, अगर हम ऊपर नीचे क्या कर दें, √2 का इंटू कर दे, ठीक है। अब देखो जब इसका इंटू होगा तो ये हो जाएगा √2। अब आपको बताया था जब 2 रूट का एक साथ गुणा होता है तो रूट की स्क्वायर हो जाता है, रूट की स्क्वायर होगा तो 2 आ जाएगा डायरेक्ट। ऐसा जब होगा ये 2 तो ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका √2/2 आ जाएगा। अब देखो ये थोड़ा आसान हो गया कि √2 का जो भी होगा उससे आप क्या कर दो, 2 से विभाजित कर दो। भाई इससे विभाजित करना कठिन है ना, 1.14 जो नीचे आपको खुद नहीं पता तो उससे आप कैसे विभाजित करेंगे, कहां तक जाएगा। अब ये फिक्स हो गया नीचे 2, तो आप √2 की वैल्यू करके क्या कर सकते हैं, नीचे 2 रख सकते हैं। यानी हर का परिमेयीकरण का अर्थ यही होता है कि हर में जो लिखी हुई संख्या है उसको अंश व हर में दोनों में गुणा कर देना ही क्या कहलाता है, परिमेयीकरण। मैंने आपको क्या बताया, परिमेयीकरण क्या होता है, हर में लिखी संख्या को अंश व हर दोनों में गुणा कर देना, वही क्या कहलाता है, हमारा परिमेयीकरण कहलाता है। तो ये परिमेयीकरण क्या है, जब नीचे में एक अंक रहे तब आपको बता दिया। अब देखो जब नीचे में 2 डिजिट रहे, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं परिमेयीकरण के लिए। जैसे आपका मैं दूसरे पे कलर का यूज करता हूं, 1/4 - √7 ले लिया, ठीक है। अब देखो 4 - √7 की वैल्यू भी फिक्स नहीं है, 4 तो 4 है, इसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं, लेकिन ये अपरिमेय है, तो ये दोनों मिल गया तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। अब देखो अब इसको सॉल्व करना मुश्किल है क्योंकि हमें √7 के ही मान नहीं पता, तो हम इसको कैसे घटाएं और कैसे इसको, तब की स्थिति में हम क्या करते हैं, हर का परिमेयीकरण करते हैं। आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं, चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, हर का परिमेयीकरण, रेशनलाइजेशन करने पर। तो इसमें कैसा होता है, देखो आपने जब इसमें किया हर का परिमेयीकरण तो आपने क्या किया, यहां पर की जो संख्या है इसको आपने यहां लिख दिया। लेकिन इसमें क्या होता है, 4 - √7, जब इसमें आप परिमेयीकरण करेंगे तो इसका परिमेयीकरण होता है कि 4 में क्या करें, ये देखो यहां पर अगर माइनस है, अगर आप परिमेयीकरण कर रहे हैं तो अगर 2 संख्या है तो यहां पर ऊपर नीचे उसका चिन्ह बदल के आपको गुणा करना है, समझ रहे हैं। अगर आपको 1/4 - 7 दिया है तो आपको परिमेयीकरण करना है, तो 4 + √7 माने अगर एक अंक है तो आप सीधे ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, लेकिन आपको माइनस प्लस करके अगर 2 अंक वाला दिया है, माने एक इधर और एक इधर चिन्ह के साथ, तब की स्थिति में इसके चिन्ह को बदलेंगे। अगर इधर प्लस माइनस है इधर प्लस करके ऊपर नीचे गुणा, अगर ये मान लीजिए धन रहता तो इधर आप ऋण लगाते, ठीक है, चिन्ह को बदलना है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 + √ आपका आ जाएगा 7 आया, वेरी गुड। अब देखो अब इसका इंटू कर दो भैया, 1 - √7, ये आएगा क्या हो जाएगा 4 + √7, 1 माइनस बोल दिया था, 4 - √7 हो जाता है जल्दी जल्दी, ठीक है। तो 4 - √7, 4 + √7। अब देखो यहाँ पर आप एक को मैं ऐसा करते जाएंगे, इसको तो टाइम लगेगा। यहाँ पर एक फार्मूला मैं बताता हूँ, देखो मैंने आपको बताया था a - b, a + b, ठीक है, का अगर आप स्क्वायर कर दे, मैंने इधर a + b, एक ही बात है, चाहे 2 गुणा आप 3 करें चाहे 3 गुणा 2 करें, एक ही आएगा ना भाई,
2 गुणा 3 कितना आता है 6, 3 गुणा 2 कितना है 6, 3 दूनी 6। तो इसी प्रकार आप चाहे a प्लस बी को पहले लिखे चाहे a माइनस बी को पहले लिखे, दोनों सेम बात है। तब ये हो जाता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देखिए आप इसको यहाँ पर इसको अगर मैं a मान लूं और इसको अगर मैं b मान लूं, इसको अगर मैं a मान लूं और इसको अगर मैं b मान लूं, तो देखो a की वैल्यू बराबर है 4 पर, तो b की वैल्यू बराबर है, चिन्ह देखो माइनस है प्लस, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 प्लस √7 4, तो 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। और देखो कौन चिन्ह लगाना है ऋण, और ये क्या कर सकता हूँ √7 बी की जगह √7 है, तो √7 की स्क्वायर। आगे जब इसको सॉल्व करूंगा तो याद आएगा 4 प्लस √7 बटा 4 का स्क्वायर है, ये हो जाता है 4 चौक 16, इधर क्या आ जाएगा ऋण और √7 है, तो √7 का स्क्वायर, जब √7 का 2 बार गुणा होगा तो क्या आता है 7 ही आता है, ये हो जाएगा आपका 7। अब देखो ये हो गया 4 प्लस √7 बाई, ये आपका हो गया जब ये आ जाएगा 9, 16 में जब क्या होगा 7 जाएगा तो 9 आ जाएगा, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार क्या करते हैं हम दी गई संख्या में हर का परिमेयीकरण करते हैं। अगर एक संख्या रहे तो चुपचाप ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, अगर 2 संख्या वाला रहे तो सोचना इधर चिन्ह को परिवर्तित कर, अगर ऋण है इधर धन करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे, अगर धन है तो ऋण करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो इस प्रकार क्या करते हैं हम हर का परिमेयीकरण करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि हर के परिमेयीकरण की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि नीचे में अगर अपरिमेय संख्या आ जाए तो हम उसको सॉल्व करने में क्या होती है मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो उन जो सॉल्व करने में सरल हो सुविधा हो, इसके लिए हम क्या कर देते हैं जो भी दी गई भिन्न है उसका हम परिमेयीकरण कर देते हैं। आगे आपको परिमेयीकरण की बहुत आवश्यकता होगी, तो इस पर आप बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। मैंने आपको जितनी बेसिक जानकारी बताई है, जितनी उन सब पर आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और उन सबको अच्छे तरीके से ढंग से बुक से देख के पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे हम इसी से रिलेटेड आपका 2.2 आएगा एक्सरसाइज, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में मैं चर्चा करूंगा। तो बस आज के लिए इतना है। इस पर अच्छे से और पढ़िए और ध्यान से पढ़िए और याद करिए और आगे बढ़िए। तो इसी शुभकामना के साथ आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद।